अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम लोग पल्मोनोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि सारे टॉपिक्स कवर कराऊँ। वन बाय वन हम लोग हर टॉपिक के डिटेल को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को पल्मोनोलॉजी क्या होता है ये तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। बेसिकली पल्मोनोलॉजी क्या है स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द लंग एंड द डिजीज़ रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। आपको पता है कि जैसे कि हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, ये और जो राइट वाला लंग होता है उसके अंदर हमारे पास 3 लोब्स होते हैं, 2 फिशर्स होते हैं, जो कि एक होता है ट्रांसवर्स फिशर, एक दो होता है ऑब्लिक फिशर। जबकि हमारे पास लेफ़्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं और एक ही फिशर होता है लॉन्गिट्यूडनल फिशर, ठीक है। ये तो बेसिक सी बात है। अब जो 3 लोब्स होते हैं ना, इसके राइट लंग के अपर, मिडल एंड द लोअर लोब, इसमें जो है ना फर्दर कुछ सेगमेंट्स बने हुए होते हैं कुछ इस तरीके से। लेट्स सपोज़ ये हमारे पास लंग है और ये हमारे पास ट्रांसवर्स फिशर है और ये ऑब्लिक फिशर है, ठीक है। इसके फर्दर कुछ सेगमेंट्स बने हुए होते हैं जिनको हम लोग इसके कुछ फर्दर सेगमेंट्स बने हुए होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स, ठीक है। ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स, अब ये हर लोग के अलग अलग सेगमेंट्स हैं जो कि डिवाइड कर रहे होते हैं फर्दर लोब्स को, ठीक है। उनकी सप्लाई के हिसाब से कौन से ब्रोंकस के ब्रोंक्यूल्स के हिसाब से, ठीक है। अब आपको इन लोब्स के बारे में पता होना चाहिए। लेट्स सपोज ये हमारे पास राइट लोब है, राइट लंग है, तो हमारे पास ये जो अपर लोब है इसमें हमारे पास 3 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं और जो हमारे पास मिडल लोब है इसमें 2 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं और ये जो हमारे पास लोअर जोन है, लोअर लोब है, इसमें हमारे पास 4 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये आपने ब्रोंको पल्मोनरी 5 होते हैं मिलके, सॉरी एक पोस्टीरियर वाला भी तो 5 होते हैं। तो आप लोगों ने ये बात ना याद रखनी है कि टोटल हमारे पास राइट लंग में 10 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं। इसी तरह लेफ़्ट लंग में हमारे पास 4 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स जो है ना अपर जोन में, अपर लोब में होते हैं और लोअर लोब में भी 4 ही होते हैं। तो टोटल 8 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं हमारे पास लेफ़्ट लंग में। ये तो नॉर्मल एनाटमी की बात हो गई, ठीक है। अब जो हम लोग नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं इसमें हमारे पास कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, बेसिक सी बात है। आप लोग को पहले भी पता होगा कि रेस्पिरेटरी मसल्स के जो मेन रेस्पिरेटरी मसल है वो है डायफ्राम, ठीक है, जो कि जिसको सप्लाई करती है फ्रेनिक नर्व, जो कि इसका रूट वैल्यू है C3 C4 एंड द C5 एंड द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं जिनको थोरेसिक नर्व सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। उसके अलावा जो एसेसरी मसल्स है, कभी कभी भी पूछ लिया जाता है कि कौन से एसेसरी मसल्स हैं रेस्पिरेशन के, तो वो बता दें एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। मेन मसल्स डायफ्राम है, मेन मसल कौन सा है, डायफ्राम एंड द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। जो एसेसरी रेस्पिरेटरी के मसल्स हैं ना उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। स्केलीन हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल स्केलीन मसल होता है, स्टेर्नोक्लाइडोमास्टोइड मसल होता है। इसके अलावा जो है ना एसेसरी मसल्स में ट्रेपीजियस हो गया और जो पेक्टोरलिस मेजर हो गया, ये सब हमारे पास जो है ना एसेसरी मसल है। स्केलीन, स्टेर्नोक्लाइडोमास्टोइड, ट्रेपीजियस एंड द पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। ये तो नॉर्मल एनाटमी की बात हो गई। अगर हम लोग इसकी फिजियोलॉजी की बात करें तो आप लोग को पता है कि हमारे पास जो एल्वेलाई होते हैं, एसिनस होते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, बेसिकली वहाँ पे हमारे पास गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है। जो फंक्शनल यूनिट है लंग का जिसको हम कहेंगे एल्वोलाई इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग, ठीक है। अब हम लोग कुछ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की बात कर लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए ताकि बाद में जब भी किसी इन्वेस्टिगेशन में ये लिखा है कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कितना है, तो आप लोग को समझने में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कौन कौन से पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बेसिकली 4 फंक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हम लोग करवा रहे होते हैं पल्मोनरी फंक्शन के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि पल्मोनरी का फंक्शन तो कहीं डिसेबल नहीं है, कोई डिरेंज तो नहीं है। एक होता है हमारे पास स्टैटिक लंग कंपार्टमेंट, सेकंड वन होता है एयर फ्लो, एयर मूवमेंट टेस्ट, थर्ड वन इज एल्वुलर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एंड फोर्थ वन इज मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एस्थमा के लिए कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ये वहाँ पर बताऊँगी एस्थमा में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टैटिक लंग कंपार्टमेंट की। इसमें हमारे पास आ जाते हैं लंग वॉल्यूम्स। जैसे कि हम लोग नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न में नॉर्मल इंस्पायरेशन और रेस्पायरेशन कर रहे होते हैं, उस वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। जो कि हम नॉर्मल ब्रीथिंग में अपनी एयर इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम।
ठीक है। एक वो होता है जो हम लोग बहुत कहते हैं ना, अब गहरी सांस लें। ठीक है, गहरी सांस लेने से क्या होता है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है ना एक्स्ट्रा वॉल्यूम हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इसी तरह से कहते हैं ना कि आप गहरी सांस लें और गहरा सांस बाहर निकालें, तो वो होता है हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये तो हमने एक नॉर्मल बात कर ली। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक होता है कि वो वॉल्यूम एयर का जो हमारे लंग्स में ही रिसाइड करता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स कोलैप्स नहीं कर रहे होते, उसको हम वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जो हमेशा हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, बेसिकली फोर्स्ड एक्सपायरेशन होती है, जो कि हम लोग फोर्स्ड एक्सपायरेशन होती है, जब फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है ना एक्सपायर करते हैं। लेट्स सपोज ये मेरा नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न है। ठीक है, मैं इतनी इंस्पायर करती हूँ नॉर्मली और एक्सपायर करती हूँ, और ये वो है मेरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि मैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रही होती हूँ। ये है मेरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम है मेरा रेजिडुअल वॉल्यूम, लेट्स सपोज। ठीक है, तो जब मैं गहरी सांस लेने को कहते हैं, तो यहाँ से लेकर इस पूरे पार्ट तक को मैं बोलूँगी कि ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब गहरी सांस लेने को बोलते हैं, ज़्यादा हम लोग इंस्पायर करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि मेरी नॉर्मल ब्रीथिंग भी इसमें आ जाती है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाता है। ठीक है, ये सब पूरा इसको हम कहेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यहाँ तक। ठीक है, लेकिन जब जो है मैं फ़ोर्सफुल एक्सपायरेशन करूँगी, इसका क्या मतलब होगा कि फ़ोर्सफुल एक्सपायरेशन में मैं नॉर्मल ब्रीदिंग तो कर ही रहूँगी, बल्कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकालूँगी। इसको मैं कहूँगी कि ये है मेरा इस पूरे को मैं कहूँगी वाइटल कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था कि सिर्फ इतना वॉल्यूम था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, जो मैंने एक्सपायर करा फोर्सफुली, ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन वाइटल कैपेसिटी में क्या है कि नॉर्मल ब्रीदिंग भी आ रही है मेरी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ रहा है। जब मैं दोनों फोर्सफुल एक्सपायरेट करूँगी साथ में, तो इसको कहते हैं हम लोग वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा तो आप पीछे से दोबारा पीछे जाके देख सकते हैं वीडियो के। और ये क्या है हमारे पास, टोटल लंग कैपेसिटी। हमने कहा कि ये नॉर्मल ब्रीदिंग और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जब हम कंबाइन करेंगे, तो हम उसको कहेंगे वाइटल कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन जब जो है ना टोटल लंग कैपेसिटी का, तो पूरे लंग की क्या कैपेसिटी है, कितना एक्सपायर कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास होगी पूरे इंस्पायरेटरी नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न से लेकर पूरा रेजिडुअल वॉल्यूम। इस पूरी जो लंग की कैपेसिटी है, इसको हम लोग कहेंगे कि ये टोटल लंग कैपेसिटी है। इसमें इंस्पायरेटरी भी आ जाता है, एक्सपायरेटरी भी आ जाता है, वाइटल कैपेसिटी भी आ जाती है, नॉर्मल ब्रीथिंग भी और रेजिडुअल वॉल्यूम भी। इस पूरे को हम लोग कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो ठीक है, फिर हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी इज़ द सम ऑफ वाइटल कैपेसिटी एंड द रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ, वाइटल कैपेसिटी हमारे पास नॉर्मल ब्रीथिंग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कंबाइन करके हम लोग कह रहे थे वाइटल कैपेसिटी है, और ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन होती है। लेकिन जब हम लोग वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है।